क्लास में हम लोग क्लास 10th का प्रैक्टिकल वाला पोर्शन देखते हैं। क्लास 10 प्रैक्टिकल आपकी बुक में इस साल थोड़ा प्रैक्टिकल भी रिड्यूस किया गया है और बायोलॉजी पार्ट में प्रैक्टिकल में केवल 2 प्रैक्टिकल लिखे हैं, जैसा कि अभी हमने देखा भी है। पहला है एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताओ कि CO2 गैस इवॉल्व होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब भी कोई लिविंग रेस्पिरेशन करता है तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये प्रूव करके बताओ, प्रैक्टिकली हमको करके बताओ। ये एक्सपेरिमेंट एक हमारा है। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट जो इस साल दिया गया है वो है परमानेंट स्लाइड, जो लैब के अंदर है। परमानेंट स्लाइड देखकर स्टडी करना है बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर। एक तो ये स्लाइड देखना है कि अमीबा कैसे डिवाइड हो रहा है, स्लाइड में माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है। और दूसरा हमको देखना है बडिंग। और बडिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है एक तो यीस्ट और दूसरा दिया गया है हाइड्रा। इन दोनों के अंदर स्लाइड लैब में मौजूद हैं। बस स्लाइड माइक्रोस्कोप में रखना है, उनको देखना है और पहचानना है कि यीस्ट में बडिंग कैसे होता है, हाइड्रा में कैसे हो रहा है। तो ये केवल 2 एक्सपेरिमेंट है, लेकिन चूंकि हमको थ्योरी के हिसाब से अगर बात करते हैं तो एक प्रैक्टिकल और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और वो प्रैक्टिकल है प्रूव करके बताओ कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। प्रूव करके बताओ। इतना तो अभी तक हम पढ़े कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। केवल इतना पढ़ा है। हम क्यों माने, हमको प्रूव करके बताओ ना कि यहां पर सनलाइट अगर नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। प्रूव करके बताओ। तो ये वाला भी प्रैक्टिकल हमको समझना चाहिए। इस बार आना तो इधर से ही है, लेकिन ये भी हमको समझना चाहिए। हाउ वी कैन प्रूव दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और यहां पर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन। ये हो गया फोटोसिंथेसिस, ये हो गया रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में CO2 गैस इवॉल्व होती है, ये प्रूव करके बताना है। तो इस क्लास में हम ये दोनों एक्सपेरिमेंट आज डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी सवाल बड़ी ही आसानी से कर पाए। ठीक है, तो बात समझ में आई कि आज का क्लास में क्या होना है। आज का क्लास में हमको प्रैक्टिकल से रिलेटेड हमारे कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 1 हम शुरू करेंगे। ये फर्स्ट जो प्रैक्टिकल आपका रहेगा, आप इसको अपना नोटबुक में भी बना लीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिकल आपका होना है। तो पहला हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट लाइट इज नेसेसरी। लाइट भी कौन सी, सनलाइट। मैं थोड़ा रोक रहा हूं। लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये हमको लैब के अंदर प्रूव करना है। ठीक है, लाइट कौन सी, सनलाइट। कैसे प्रूव करेंगे लैब में, तो इसके लिए हमको चाहिए सबसे पहली बात, फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, ग्रीन प्लांट करेगा। कौन करेगा, ग्रीन प्लांट करेगा। कैसा, आप उसको जड़ से उखाड़ के ले आएंगे तब करेगा क्या फोटोसिंथेसिस, नहीं, वो गमले में लगा हुआ होना चाहिए। पॉटेड ग्रीन प्लांट होना चाहिए। गमले में लगा हुआ एक हरा पौधा, उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हमको पहला रिक्वायरमेंट हो गया ग्रीन प्लांट। दूसरा, यहां पे कुछ केमिकल इस्तेमाल होंगे। खास तौर पे हम बात करेंगे यहां एल्कोहल की। एल्कोहल हमको यूज चाहिए।
हमको यहाँ पे आयोडीन चाहिए। आयोडीन, ये दो केमिकल हैं जिनका हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा छोटे मोटे जो टूल्स हैं, जैसे हमको कुछ पेपर चाहिए, मैं आपको बताता जाऊंगा क्या क्या चाहिएगा। हमको पेपर चाहिए, हाँ, हमको पैट्री डिश चाहिए, हमको बीकर चाहिए और चिमटी चाहिए, जरूरत पड़ेगा तो ब्रश भी चाहिए। वो सब आपको समझ में आ जाएगा। मेन आइटम जो है वो ये है, एक तो ग्रीन प्लांट होना चाहिए, वो भी गमले में लगा हुआ, और दूसरा एल्कोहल और आयोडीन, ये केमिकल हमको पढ़ने यहाँ जरूरत पड़ने वाला है। आयोडीन का क्लास 9th में आपने टेस्ट पढ़ा होगा। आयोडीन क्या करता है? आयोडीन स्टार्च को चेक करता है। स्टार्च, अगर किसी जगह पर स्टार्च मौजूद है और उस पर अगर आपने आयोडीन लगाया, आयोडीन होता है ब्लू कलर का। आयोडीन कैसा होता है? ब्लू कलर का। अगर जहां स्टार्च है और उसके ऊपर आपने आयोडीन लगाया तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है। ब्लैक कलर, एकदम डार्क कलर हो जाता है। ठीक है, आयोडीन होता है ब्लू कलर का, और जब स्टार्च के साथ ये रिएक्शन करेगा तो ये डार्क ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। एक्चुअली हमको ब्लैक कलर यूज करना है, ब्लैक हो जाता है, आप ये मानिए। जैसे आलू है, पोटैटो, आलू का आपने टुकड़ा काटा है, आलू का आपने टुकड़ा काट लिया और इसके ऊपर यहाँ पर हम देखते हैं क्या आलू में स्टार्च होता है। एक ब्रश से हमने थोड़ा सा आयोडीन इसके ऊपर लगा दिया। आयोडीन पानी जैसा है, थोड़ा हल्के से ब्लू कलर का होता है। जैसे ही हम लगाएंगे कुछ देर बाद तुरंत ही ये क्या हो जाएगा? ब्लैक कलर का हो जाएगा। अगर आयोडीन ब्लैक हो गया तो समझिए उस मटेरियल के अंदर क्या मौजूद है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च मौजूद है। स्टार्च का प्रेजेंस ये शो करता है। ये आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, आयोडीन टेस्ट ब्लैक होता है, कब होता है? जब स्टार्च होता है। अब मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट समझाता हूं। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो ग्लूकोज बनाता है। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और प्लांट जब ग्लूकोज बहुत सारा बना लेता है तो इसे स्टोर भी करता होगा, और स्टोर करता है तो स्टार्च बनाता है। एक्चुअली ग्लूकोज 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 को जब आपस में जोड़ दिया जाता है, बहुत सारे ग्लूकोज जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है? स्टार्च बन जाता है। पैकिंग कर दिया, बहुत सारे ग्लूकोज को आपस में पैक कर दिया, तो पैक करने से क्या बन गया? स्टार्च बन गया। प्लांट अपना फूड स्टार्च के रूप में इकट्ठा करते हैं, जबकि एनिमल अपना फूड ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा करते हैं। इतना तो आपको पता होगा। हमको तो ये देखना है, अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो प्लांट में ग्लूकोज बनेगा, इसका मतलब वो स्टार्च भी वहां पाया जाएगा, क्योंकि जब ग्लूकोज बनेगा तो वो स्टार्च बनाएगा। ये बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। इतना समझने के बाद प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। यहां पर एक गमला मैंने बनाया और गमले में एक पौधा लगा हुआ है। ये इसमें एक पौधा लगा हुआ है और पौधे पे बहुत सारी पत्तियां लगी हुई हैं। ये बहुत सारी पत्तियां भी लगी हुई हैं। अब आपको देखिए, लीफ में ही तो होना है फोटोसिंथेसिस। लीफ नहीं हुई तो फिर कोई काम का नहीं है, लीफ तो होना है। अब इस पौधे को जो बाहर धूप में रखा था, ये पौधे में हर लीफ फोटोसिंथेसिस कर रही थी। अभी इसकी हर लीफ में बहुत सारा स्टार्च मौजूद होगा। इसमें क्या मौजूद होगा? स्टार्च मौजूद होगा। तो हमको प्रैक्टिकल शुरू करना है जब इस पौधे के पास स्टार्च बिल्कुल खत्म हो जाए, वहां से शुरू करना है प्रैक्टिकल। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? हम इस गमले को उठा के ले जाएंगे और एक अंधेरे बंद कमरे में, जिसको हम बोलते हैं डार्क रूम, डार्क रूम, इस डार्क रूम में जाके अंधेरे कमरे में ये गमला आपने रख दिया और इसको तब तक अंधेरे कमरे में रखिए, लगभग 5 दिन 7 दिन, जब तक रखिए जब तक कि इसकी पत्तियां मुरझाकर लटकना शुरू ना कर दें। एक्चुअली हो क्या रहा है, अभी बहुत सारा फूड इस पौधे के पास मौजूद है।
जब हम इसको अंधेरे कमरे में रखेंगे तो इसमें फोटोसिंथेसिस या फूड बनाने की प्रोसेस बंद हो जाएगी। अब इनकी पत्तियों में या पेड़ में जितना फूड पहले से उसने स्टार्च के रूप में इकट्ठा किया था, अब वो स्टार्च को इस्तेमाल करके जीवित रहेगा, बना रहेगा और 4-5 दिन तक उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। लेकिन जब उसका फूड खत्म हो जाएगा, जब स्टार्च खत्म हो जाएगा तो पत्तियां नीचे लटकना शुरू हो जाएंगी, मुरझाना शुरू हो जाएंगी। ऐसे लग रहा है कि अब ये बिल्कुल भूखा पेड़ हो गया। हाँ, अब इसका खाना खत्म हो गया। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डी स्टार्च करना। हमने पौधे को क्या कर दिया? डी स्टार्च कर दिया। उसका पूरा स्टार्च हमने खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया? अंधेरे कमरे में बंद कर दिया उसको। उसका जितना भी खाना उसके पास था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो जब आपका पौधा डी स्टार्च हो जाए 5 दिन में, 6 दिन में, जो भी है, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल शुरू होगा। क्या शुरू होगा? मान लीजिए ये पौधा अभी बिल्कुल डी स्टार्च हो चुका है, अंधेरे कमरे में रखा है। अब अंधेरे कमरे में ही हमको क्या करना है? एक काले रंग का पेपर लेना है, ब्लैक कलर का, और उसकी स्ट्रिप बनानी है। मान लीजिए उसकी ये स्ट्रिप हमने काट ली और इस पत्ती के ऊपर यहां से लेके यहां वाले पार्ट पर ऊपर और इसके नीचे बिल्कुल ये काला पेपर आपने चिपका दिया। मतलब कुछ क्लिप यूज करेंगे, उनको बढ़िया से एकदम पैक कर देंगे। ये वाला एरिया आपने ढक दिया। समझ में आया? डी स्टार्च पौधे की पत्ती के ऊपर और नीचे दोनों साइड में ब्लैक पेपर से आपने ढक दिया। कुछ ऐसे ढका कि आधा पार्ट ओपन रहे, आधा थोड़ा ढक जाए। इस तरह से हमने ढक दिया। और फिर इस डी स्टार्च पौधे को ढकने के बाद आप ले आए उजाले में। अब इसको खुली धूप में रख दिया। पौधे को खुली धूप में रख दिया। पानी तो आप लगातार दे रहे, पानी का कमी नहीं रखना है, पानी तो इधर भी दे रहे। जब आपने इसको खुली धूप में ले आए तो यहां लगभग 4 से 5 घंटे में वो अपना खाना बना लेगा। लगभग इतना समय, ज्यादा देर नहीं रखना है, ध्यान देना, इधर ज्यादा देर नहीं रखना है, बस इतना। 4-5 घंटे के बाद जब आपकी पत्तियां एकदम बढ़िया से होना शुरू हो जाएं, बस ज्यादा देर नहीं, इसने फोटोसिंथेसिस एक्चुअली कर लिया होगा। अब इस पत्ती को तोड़कर आपको लैब में लेकर जाना है। अब गमले को वहीं छोड़ दीजिए, उसको खाने पीने दीजिए। आप उसकी उस पत्ती को जिसको आपने ढका था, उस पत्ती को तोड़कर कहां ले आए? लैब में ले आए। इस पत्ती के ऊपर क्या चिपका है? काला पेपर दोनों साइड में चिपका हुआ है। अब आप लैब में ले आए। अब इसके अंदर ये जितनी भी पत्तियां हैं, ये पत्तियों में सेल अभी जीवित हैं, तो क्यों ना इनको एक गुनगुने पानी में थोड़ा सा उबाल दिया जाए ताकि ये सेल मर जाए पेड़ की। ये वाली जो पत्तियां हैं, थोड़ा हल्के गुनगुने पानी में इसको उबाल देना है। उसके लिए आपको बीकर चाहिएगा। एक बीकर में पानी में आपने इसको उबाल दिया। चलो, अब इसकी सेल में काम होना बंद हो गया। अब ये आप आराम से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बस किया। अब ये पौधे की जो पत्ती है वो एकदम ग्रीन कलर की है, ग्रीन कलर की है। और ग्रीन कलर क्यों है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल मौजूद है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको अगर इस पत्ती में कुछ चेक करना है, आपने काला पेपर अब हटा दिया, ध्यान रखना, काला पेपर हटा चुके हैं और ये पत्ती आपकी सेल भी मर चुकी हैं। अब कोई काम नहीं हो रहा है, बस जितना होना था वो हो गया। अब इसके अगर हरे रंग को भी आप हटा दें, रिमूव कर दें, तो हमारा टेस्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा। हमने क्या किया? उस पत्ती को, ये मान लीजिए आपकी वो लीफ है जिसे आप तोड़ के लाए, इस पत्ती के ऊपर आप वो काली पट्टी तो आपने हटा दी। अब तो ये पूरी एक ही जैसी पत्ती है, पूरी हरे रंग की। अब इसको आपको डी कलर करना है, इसका कलर रिमूव करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया? इस पत्ती को एल्कोहल में डिप कर दिया और इस एल्कोहल को, इसमें क्या भरा है? एल्कोहल भरा है, ध्यान देना, एल्कोहल। ठीक है।
और एल्कोहल को हम सीधा गर्म नहीं कर सकते। अगर आपने सीधा गर्म कर दिया तो ये आग पकड़ लेगा, क्योंकि एल्कोहल क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है। तो उसके लिए क्या करना है, इस बीकर को एक बड़े बर्तन में रखना है। बड़े बर्तन में पानी भरना है, इधर पानी भरा है, इधर एल्कोहल है, और फिर इस गर्म पानी को गर्म करेंगे और गर्म पानी फिर इसको गर्म करेगा। ऐसा करना जरूरी है। इसको बोलते हैं वाटर बाथ। वाटर बाथ। एक्चुअली पानी में इस बर्तन को रखा, गर्म पानी में इस एल्कोहल के बर्तन को रखा, तो एल्कोहल भी गर्म होगा। गर्म होगा तो इसका क्लोरोफिल निकलकर बाहर एल्कोहल में आ जाएगा और पत्ती आपकी एकदम ट्रांसपेरेंट सफेद रंग की हो जाएगी। धीरे धीरे पूरा हरा रंग निकल के किस में आ जाएगा, एल्कोहल में आ जाएगा। अब आपकी जो पत्ती है वो बिल्कुल व्हाइट हो गई है, और पत्ती को आपने एक सफेद टाइल के ऊपर, एक टाइल है एक सफेद बिल्कुल, और इस टाइल के ऊपर आपने उस पत्ती को रख दिया। अब ये पत्ती कैसी है, एकदम कलरलेस। क्यों? क्योंकि इसका क्लोरोफिल एल्कोहल में रिमूव हो गया। पानी से धो लो ताकि एल्कोहल हट जाए, और इस पत्ती को इस टाइल के ऊपर लिटा दो। अब आपको क्या लेना है, आयोडीन सॉल्यूशन लेना है। इसमें क्या भरा है, आयोडीन सॉल्यूशन। एक ब्रश से आपको लेना है और ब्रश से इसके ऊपर पूरा आयोडीन डालना है, इस पत्ती के ऊपर। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि वो वाला पार्ट जो ब्लैक पेपर से ढका था वो तो अभी भी ऐसा ही है, लेकिन जो पार्ट खुला था, ओपन था, वो डार्क ब्लैक कलर का हो जाता है। ये पार्ट ब्लैक कलर का हो जाएगा, ये पार्ट भी ब्लैक कलर का हो जाएगा, और जो पार्ट सनलाइट से, जहां सनलाइट नहीं गिर रही थी, काले पेपर के कारण जिस एरिया में सनलाइट नहीं गिर रही थी, वहां पर आयोडीन कोई भी टेस्ट नहीं देता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये वो पार्ट था जो ब्लैक पेपर से ढका था, यहां सनलाइट नहीं आ रही थी, जिसके चलते इस जगह में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। और इधर फोटोसिंथेसिस हुआ, इधर स्टार्च बन गया, इधर स्टार्च बन गया, इधर स्टार्च बन गया, इसलिए आयोडीन ने क्या किया, उसको ब्लैक कर दिया। अगर स्टार्च है तो ब्लैक कर दिया आयोडीन ने, और जहां सनलाइट नहीं गिरी वहां टेस्ट नहीं आया, इसका मतलब वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। इसका मतलब इस जगह पर फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस जगह पर सनलाइट नहीं आ रही थी। इसका मतलब अगर फोटोसिंथेसिस कराना है तो सनलाइट का आना बहुत जरूरी है। ऐसा हमको इस प्रैक्टिकल को देखने से पता चलता है। आई थिंक आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या हुआ। एल्कोहल ने क्या किया, एल्कोहल ने लीफ को डीकलर किया था, क्लोरोफिल को रिमूव किया, ताकि आयोडीन का कलर हमको आसानी से दिखाई देना शुरू हो जाए। कलरलेस लीफ के ऊपर आपको ये आसानी से आयोडीन का टेस्ट दिखाई देगा। ठीक है। और हमने इस पौधे को जब डिस्चार्ज करने के बाद, काली पट्टी चढ़ाने के बाद बाहर धूप में ले गए, तो वहां 4 से 5 घंटे ही क्यों रखा? अगर ज्यादा देर रखते तो क्या होता? ज्यादा देर रखते तो इधर जो फूड बन रहा है ना, वो फूड इस सेल को ट्रांसफर होना शुरू हो जाता, नेबरिंग सेल को भी डिफ्यूजन हो सकता था, तो फिर इधर भी डार्क कलर आ जाता। इसलिए ज्यादा देर नहीं रखना है। इसलिए तो उसको गर्म पानी में उबाल दिया, ताकि अब जो भी काम चल रहा है वो बंद हो जाए तुरंत से। हाँ, इसीलिए हमने किया था। फिर बाद में कलरलेस करके आयोडीन टेस्ट कर लिया। तो मुझे लग रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट आपको एकदम से समझ में आ गया होगा। And this practical will prove that sunlight is necessary for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस केवल उस जगह पर होता है जहां सनलाइट आती है। जिस जगह पर सनलाइट नहीं आती वहां स्टार्च नहीं बनता, मतलब वहां पर ग्लूकोज नहीं बनता, मतलब वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। क्लियर हो गया? पहला प्रैक्टिकल। कैसा भी सवाल घुमा के पूछे, आपको आना चाहिए। अब दूसरा प्रैक्टिकल और हम कंप्लीट कर लेते हैं, प्रैक्टिकल नंबर 2। चलिए, प्रैक्टिकल नंबर 2 हमको प्रूव करना है
prove that CO2 gas is released. CO2 gas is released during respiration. During respiration. अब आपसे अगर कोई पूछे रेस्पिरेशन प्लांट में होता है कि एनिमल में होता है, तो आंसर आएगा सर रेस्पिरेशन तो हर लिविंग सेल करती है. ईच एंड एवरी लिविंग सेल विल रेस्पायर. रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड को तोड़कर एनर्जी रिलीज की जाती है. एक सेल के पास जो फूड आता है, सेल उस फूड को तोड़ती है और एनर्जी एटीपी के रूप में इकट्ठा करती है, एटीपी बनाती है. तो रेस्पिरेशन हर लिविंग सेल में होता है. रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीदिंग नहीं है. ब्रीदिंग तो केवल एक्सचेंज ऑफ गैस है. रेस्पिरेशन होता है इनसाइड द सेल, जब सेल के अंदर फूड टूटकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है. मैंने जब रेस्पिरेशन पढ़ाया था तो बताया कि फूड जब ग्लूकोज होता है तो वो टूटता है पहले पाइरूवेट में, और फिर बाद में पाइरूवेट टूटता है 3 अलग अलग तरीके से. अगर सेल के पास ऑक्सीजन है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. हमको ये ही प्रूव करना है कि CO2 गैस निकलती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. देखिए, थ्योरी जब तक दिमाग में नहीं रहेगा तब तक आप प्रैक्टिकल समझ नहीं सकते. तो ये थ्योरी आपको इतना मालूम होना चाहिए कि सेल रेस्पिरेशन जब करती है तो फूड को तोड़ती है. अब एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हर लिविंग सेल में अगर हो रहा है, और सेल अगर ज्यादा काम करेगी तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, अगर सेल कम काम करेगी तो कम एनर्जी चाहिए. मान लीजिए हम कुछ ऐसी सेल यूज करने वाले हैं जो बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही है, तो इसका मतलब वहां बहुत जल्दी जल्दी एटीपी बनाया जा रहा होगा, मतलब वहां बहुत फास्ट स्पीड से रेस्पिरेशन चल रहा होगा. फास्ट स्पीड से रेस्पिरेशन अगर चलेगा तो फास्ट स्पीड से ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी. तो हम पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ ऐसा मटेरियल ढूंढेंगे जो फास्ट स्पीड से रेस्पिरेशन करता हो, तभी तो हमको CO2 निकलती हुई दिखाई देगी. तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं. प्रैक्टिकल में हमको कुछ ऐसा ही मटेरियल लेना है जो फास्ट स्पीड से रेस्पिरेशन करता हो. हमने लिए जर्मिनेटेड सीड. जर्मिनेटेड सीड, ये सीड ऐसे हैं जो जर्मिनेशन कर रहे हैं, जिनमें नई ग्रोथ हो रही है. इनका ये सीड जस्ट जर्मिनेट कर रहे हैं तो नए नए टिश्यू बन रहे हैं, लगातार नया यहाँ काम हो रहा है, फटाफट यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है. तो ये सीड बहुत फास्ट स्पीड से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और यहां पर आसानी से हम कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रेस कर सकते हैं. तो हम यहां पर जर्मिनेटेड सीड यूज करने वाले हैं. ध्यान देना कौन से सीड यूज हुए, जो जर्मिनेशन कर रहे हैं. अब जर्मिनेशन के लिए जरूरी है कि सीड के आसपास थोड़ी नमी बनी रहे, पानी थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा पानी बना रहना चाहिए. तो हमने कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट किया एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर. अब देखिए मैं एक कॉनिकल फ्लास्क बना रहा हूं. ये मान लीजिए एक कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, ये एक कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, बन गया कॉनिकल फ्लास्क. ओके, चलिए अब इसके अंदर हमने डाल दिया कॉटन. ये क्या बिछा दिया, नीचे कॉटन, और कॉटन में डाल दिया थोड़ा सा पानी. ये हो गई हमारी वेट कॉटन. ध्यान देना कॉटन सूखी नहीं रखना है, पानी रखना है उसमें, गीली कॉटन. और इसके ऊपर रख दिए हमने जर्मिनेटेड सीड. वो सीड कुछ भी हो सकते हैं, चने के हो सकते हैं, मूंगफली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान देना ये जर्मिनेटेड सीड होना चाहिए. ये सीड कैसे हैं, जर्मिनेटेड सीड, जर्मिनेटेड सीड, ठीक है. अब यहां पर हमको क्या करना है,
हमको एक केमिकल इस्तेमाल करना है और केमिकल का नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। हाँ, इसका नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नाम याद रहेगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बस याद कीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस केमिकल की क्या प्रॉपर्टी है कि ये केमिकल लिक्विड तो होता है, लेकिन ये अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे चौक होता है आपके पास, आपने देखा होगा आपकी क्लास में चौक पड़ा हुआ है। चौक जैसे पानी की बूंदों को एब्जॉर्ब कर लेता है, अगर पानी थोड़ा सा डालेंगे तो पानी इसी के अंदर चला जाएगा। ठीक ऐसे ही KOH सॉल्यूशन अपने आसपास की हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके उसको खत्म कर देता है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी होती है। अब मान लीजिए कोई पुराना KOH एक बोतल के अंदर भरा पड़ा है, तो उसने तो पहले से ही बहुत सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर रखा होगा, तो ये वाला पुराना तो काम आएगा नहीं। आपको तो एकदम फ्रेश, ताजा, एकदम ताजा KOH सॉल्यूशन यूज करना है, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सके। ठीक है, फ्रेश होना चाहिए, ताजा होना चाहिए। KOH सॉल्यूशन लैब में हम तैयार कर लेंगे इसको, चिंता मत करो। तो ये केमिकल हमको चाहिए। एक हमको और केमिकल चाहिए जिसे हम बोलते हैं वैसलीन, पेट्रोलियम जेली। अभी सर्दियों का टाइम है, होठ फटते हैं तो आप वैसलीन लगाते हैं, बिल्कुल वही वैसलीन आपको यूज करना है, और कोई केमिकल नहीं चाहिए, वैसलीन चाहिए। अब हमने क्या किया, एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब को एक धागे से लटका दिया इसके अंदर। हमने क्या किया, एक धागा लिया और इसमें एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब, इसको बांध के इसमें लटका दिया, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने भर दिया हमारा KOH सॉल्यूशन, वो भी ताजा वाला। इसके अंदर क्या भर दिया, KOH सॉल्यूशन, ताजा वाला, और धागे को ऐसे लटका दिया और ऊपर से एक कॉर्क लगा के ढक्कन बंद कर दिया, ताकि बाहर की हवा अंदर ना जाए। एयर टाइट करना है बिल्कुल। लेकिन यहां एयर टाइट करने के लिए यहां पर ये जो किनारे हैं इस ढक्कन के चारों तरफ के, यहां पर आपको वैसलीन लगानी पड़ेगी, तभी तो एयर टाइट बनेगा। ये हमने क्या लगा दिया, वैसलीन लगा दी। वैसलीन क्या करती है, एकदम पूरा जो भी छोटी सी भी अगर छेद है तो उसको भी बंद कर देगी। ये वैसलीन हमने लगा दी, ठीक है। और इस कॉर्क के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्क, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। और इस कॉर्क में एक छेद करके हमने एक नली कांच की डाली, यू शेप की, ये नली, और इस यू शेप की नली को हमने आगे जाकर इधर डिप कर दिया पानी के अंदर। ये कांच की नली है, थोड़ा सा एक बार सही ढंग से बन जाएगी तो ज्यादा समझ में आएगा। ये कांच की नली आपने ऐसे ले आए, ठीक है। और इस कांच की नली को आपने एक बीकर के अंदर डिप कर दिया, और बीकर में भरा है पानी, इस लेवल तक पानी भरा है, नॉर्मल वाटर। क्या भरा है, वाटर। ये पानी भरा है और पानी के अंदर ये डूबी हुई है, ध्यान देना। और इधर वाली ये हवा है, यहां पर क्या मौजूद है, एयर। और ये पूरा एकदम एयर टाइट चेंबर है, इसके चारों तरफ भी वैसलीन लपेट दिया ताकि यहां से कोई हवा लीकेज ना हो। इस पाइप के चारों तरफ भी आपने वैसलीन लगा दिया। अब इसमें, इस चेंबर में हवा कहीं से भी नहीं आ सकती, क्योंकि ये जो नली है जहां रास्ता है, ये नली भी पानी में डूबी हुई है। क्लियर हो गया। अब देखिए,
इस वेट कॉटन के ऊपर ये सीड इस हवा में से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे। रेस्पिरेशन में कौन सी गैस का इस्तेमाल करेंगे? ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन को यहां से खत्म करेंगे इस हवा में से, और खत्म करने के बाद जब वो रेस्पिरेशन करेंगे तो CO2 गैस रिलीज करेंगे, CO2 गैस रिलीज करेंगे। और जितनी भी CO2 ये निकालेंगे वो CO2 ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा। CO2 कहां चली गई? जितनी भी CO2 इस हवा में थी वो CO2 चली गई KOH सॉल्यूशन के अंदर। तो ओवरऑल क्या हुआ इस कॉनिकल फ्लास्क में कि यहां की जो एयर थी उसकी ऑक्सीजन तो खत्म हो गई, ऑक्सीजन तो सीड ने यूज कर ली, बदले में जो CO2 निकाली वो KOH ने खत्म कर ली। मतलब CO2 निकली तो थी लेकिन वो KOH में चली गई। तो ओवरऑल अगर यहां पर मान लीजिए 10 ml एयर थी, 10 ml एयर थी, ठीक है। अब इसमें से मान लीजिए 4 ml ऑक्सीजन यूज कर ली, किसने? सीड ने 4 ml ऑक्सीजन यूज कर ली। अब हवा कितनी बची? 6 ml। हालांकि सीड ने 4 ml ऑक्सीजन यूज किया तो 4 ml CO2 भी निकाला था, लेकिन वो CO2 चला गया KOH में। यहां पर 4 ml CO2 कहां चला गया? KOH में। तो अब हवा कितनी बची इस चेंबर में? केवल 6 ml बची। 10 ml थी, अब 6 ml बची। हवा की कमी आ गई इस चेंबर में, यहां एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? वैक्यूम। वैक्यूम का थोड़ा स्पेलिंग कुछ प्रॉब्लमेटिक है, वैक्यूम VACCUME। आई थिंक थोड़ा सा यहां देखिएगा, VACCWM, कुछ ऐसा थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ, तो यहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। जितना ऑक्सीजन खर्च होगा उतना ही यहां स्पेस क्रिएट होगा, और जब स्पेस क्रिएट होगा तो बाहर से कुछ शक करने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, बाहर से कुछ खींचने का काम शुरू हो जाएगा। अब बाहर से कुछ खींचेगा तो इधर एक पुल प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिससे क्या होगा? नली में पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, ये पानी ऊपर खींचना शुरू हो जाएगा। जितनी ज्यादा यहां ऑक्सीजन की कमी आएगी, जितनी ज्यादा हवा की कमी आएगी, उतना ही पानी इस ट्यूब में ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। तो जितना पानी ऊपर चढ़ रहा है हम समझ जाएंगे कि उतनी ही CO2 यहां निकली थी, लेकिन वो KOH ने एब्जॉर्ब कर ली, इसलिए यहां हवा में कमी आना शुरू होती है और उसी के कारण ये पानी ऊपर चढ़ता है। तो बेंट ट्यूब में, इस मुड़ी हुई ट्यूब में पानी का ऊपर चढ़ना ही ये प्रूव करता है कि यहां पर उस गैस की कमी आई जो गैस KOH एब्जॉर्ब कर सकता है। और हमको पता है KOH कौन सी गैस एब्जॉर्ब करता है? CO2 करता है। इसका मतलब इन सीड ने CO2 गैस ही रिलीज की, इसीलिए कमी आई। अगर कोई और गैस रिलीज करते तो ये वैक्यूम यहां नहीं बनता। ये वैक्यूम केवल इसलिए बना क्योंकि इन सीड ने CO2 रिलीज किया, और CO2 को ही KOH एब्जॉर्ब करता है। आई थिंक अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि बेंट ट्यूब में पानी ऊपर क्यों चढ़ा, वो इसलिए चढ़ा क्योंकि इस कॉनिकल फ्लास्क में एयर में जो वैक्यूम बना, जो एयर खत्म हो गई, उस जगह को फिल करने के लिए यहां की हवा को जब खींचना शुरू किया इस चेंबर ने, तो ये हवा जब खींची ऊपर तो फिर पानी ऊपर चढ़ गया इस ट्यूब के अंदर। और ये केवल CO2 के कारण ही ऐसा हुआ। और गैस होती तो KOH उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, ये कमी नहीं होती, पानी ऊपर नहीं चढ़ता। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि रेस्पिरेशन के दौरान इन सीड ने 100% CO2 गैस ही रिलीज की, इसीलिए पानी ऊपर चढ़ा। तो ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि ये इस बार के सिलेबस में भी है और यहां से बहुत सारे सवाल आपसे पूछ सकता है। KOH क्या कर सकता है? इस ट्यूब के अंदर एक X मटेरियल भरा है, वो क्या है, पहचानो क्या है, तो आपको आंसर आएगा KOH है। इस बीकर में क्या भरा है? इसमें तो नॉर्मल पानी भरा हुआ है।
यहाँ कॉर्क के चारों तरफ क्या लगाते हैं ताकि एयर टाइट चेम्बर बन जाए? आंसर आएगा वहाँ वैसलीन लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत सारे आप इसके क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ये कॉटन सूखा होना चाहिए कि गीला होना चाहिए, हाँ, और सीड कैसे होने चाहिए, ड्राई सीड होना चाहिए या जर्मिनेटेड सीड होना चाहिए? तो ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ से बनाए जा सकते हैं। आई थिंक आपको प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। ठीक है।